हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं। तो सारी बेस्ट फैकल्टीज, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ आपको अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करना। दैट मीन्स 100% फ्री एजुकेशन। तो किसी भी रूप में आपसे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फीस की डिमांड नहीं की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो हम अपने वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और इसके अंदर आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री, जिसका आप पार्ट 1 वॉच कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में सर आप क्या कवर कराएंगे? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मैं आपके 16 शुरुआत के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं जो कि एमसीक्यू वैरायटी के हैं। तो सारे एमसीक्यू वैरायटी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने, ठीक है। 16 क्वेश्चन शुरुआत के ये हैं पार्ट 1 में, और इसके आगे के पार्ट्स में आप बाकी के क्वेश्चंस को वहां पे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पार्ट 1 में मैं कवर कर रहा हूँ वो एमसीक्यू वैरायटी है। 16 क्वेश्चन जैसा बताया। कितनी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी, ठीक है, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है। अब वर्ड कोलिनियर का मतलब क्या है? तो वर्ड कोलिनियर का मतलब है एक सीध में, ठीक है। मतलब जब मैं वर्ड कोलिनियर बोलता हूं तो यहां पे देखो ये 3 पॉइंट एक ही सीध में है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं 5 पॉइंट देखूं तो ये रहे 5 पॉइंट, तो ये सब सीध में आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कोई भी 3 पॉइंट सीध में नहीं है। मतलब 2 पॉइंट तो सीध में हो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट, कोई ऐसे हम ले लेते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है यहाँ पे। अब एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पे कहीं, लेकिन ये इस सीध में जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, क्लियर। और यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। तो कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 और ये 5। तो 2 2 4 5, टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। अब कोई भी तीसरा पॉइंट इसकी सीध में नहीं है, 2 ही पॉइंट हैं जो आपस में सीध में। एक लाइन बनाने के लिए, हमें एक लाइन फॉर्मेशन करने के लिए हमें मिनिमम, ठीक है, 2 पॉइंट्स की नीड रहती है। लाइन फॉर्मेशन के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। यही 2 पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो एक लाइन दिखाने के लिए 2 पॉइंट की नीड है। तो देखो इन 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये एक लाइन, 2 लाइन, यहाँ पे बनेगी तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ये बनेगी 5वीं, ये बनेगी 6वीं, ये बनेगी 7वीं और ये बनेगी 8वीं, ठीक है। 8 लाइंस तो ये हो गई, ठीक है। यहां से अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं तो ये भी एक लाइन जा सकती है, 9 लाइंस। और यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 10 लाइंस। मतलब एट मैक्स 5 पॉइंट जो कि आपस में कोलिनियर नहीं है, एक प्लेन के ऊपर है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस 10 बना सकता हूं। एक तरीका तो प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो वो ऐसे हो सकता है। अब अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाया जाए और यहाँ पे एक चीज मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि ये 10 और कैसे निकल सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देखिएगा। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने दिए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दिए हैं 5, ठीक है। लाइन फॉर्मेशन के लिए, लाइन फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो कितनी लाइंस बन सकती हैं? देयरफॉर टोटल लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, जो बन सकती हैं, आप 5 इंटू 2 कर दीजिए और देखो आपका आंसर यहां से 10 आ गया। तो ये लॉजिक तरीके से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से भी आप देखेंगे तो आप ऐसे भी, आपका आंसर 10 आ रहा है, क्लियर है। तो आंसर 10 है हमारा बेसिकली। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर 10 हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आंसर है ए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल में वो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ सेप्टागन इज। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में बात हो रही है, तो किसी भी क्लोज्ड फिगर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड फिगर की अगर मैं बात करूं, 3 साइड से मिलके बनता है ट्राइंगल, 4 साइड से मिलके बनता है क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड से मिलके बनता है आपका यहाँ पे पेंटागन, ठीक है, 5 साइड वाला पेंटागन। तो सेप्टागन का मतलब है, और इस पेंटागन के बाद में आता है हेक्सागन। तो बेसिकली 6 साइड का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे 6 साइड से मिलके बनता है हेक्सा, और सेप्टा मतलब 7 साइड्स। तो यहाँ पे बेसिकली 7 साइड्स अगर हम लें तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 साइड्स यहाँ पे आप फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। ये 7 साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है, और इसी को हम सेप्टागन कहते हैं। अब सेप्टागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स ये होती हैं 7, जिसको हम बोलते हैं एक सिंबल n। तो नंबर ऑफ साइड्स n से रिप्रेजेंट होती हैं, n की वैल्यू है यहाँ पे 7। नंबर ऑफ डायगोनल्स जब भी आपको देने, देखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स जब भी हमें देने हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है n(n-3/2)। इस फॉर्मूले में जब मैं 7 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आ जाएंगे। ये हो जाएगा 7 7-3/2, और 7-3 का मतलब, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 7 ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 7-3 का मतलब 7 गया 6 गया 5, तो ये आया 4/2, और इस 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 14। तो एक सेप्टागन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, 14 डायगोनल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए, इन सब फिगर्स को क्या बोलते हैं वो इनके सामने नोट कर लीजिए। 3 साइड से मिलके बना मतलब ट्रायंगल, यहाँ पे 4 साइड से बना मतलब क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्वाड, ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ड आता है पेंटागन, पेंटा वर्ड का मतलब है 5, ठीक है, गन का मतलब क्लोज्ड फिगर, तो 5 साइड से मिलके जो क्लोज्ड फिगर बना है उसको पेंटागन कहते हैं। यहाँ पे वर्ड नेक्स्ट आता है हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सा का मतलब है 6, ठीक है, पेंटा का मतलब था 5, क्वाड का मतलब था 4, ट्राई वर्ड का मतलब था 3। तो ये शब्द हैं जिनका कुछ अर्थार्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है, इसी से आप चीजों को याद कर सकते हैं। सेप्टा, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है सेप्टागन, सेप्टा वर्ड का मतलब होता है 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आंसर आया है 14, ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.5 इज। अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट दी है, अब कितनी और मतलब इस फिगर के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं अगर आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट है, बी से सी तक दूसरी लाइन सेगमेंट है। अगर मैं सिर्फ एक जगह देखो, जब भी ऐसा दिया रहता है ना तो आप कोई एक पॉइंट पकड़ लो, मैंने ए पकड़ लिया, देखो ए बी एक लाइन हो गई, फिर उसके बाद ए सी दूसरी लाइन हो गई, फिर ए डी तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ए ई जो है ये आपकी ए पॉइंट के साथ 4 लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। बी के साथ अगर मैं देखूंगा तो एक बी सी हो गया, एक बी डी हो गया, ठीक है, एक बी ई हो गया, ठीक है, बी ए बी में ऑलरेडी कवर हो गया। सी पॉइंट के साथ देखूंगा तो यहाँ पे सी डी एक लाइन है, ठीक है, सी ई एक लाइन है, और फिर डी को अगर देखूंगा तो डी ई एक लाइन है। ये चीज समझ आ रही है। तो टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 लाइंस का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। और वो सब लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब जिनका एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अगर स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग हो सकता है, ये एंडिंग हो सकता है, ये एंडिंग हो सकता है, ये एंडिंग हो सकता है।
अगर ये स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग हो सकती है, ये एंडिंग हो सकती है, ये एंडिंग हो सकती है। ये अगर स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग हो सकती है, ये एंडिंग हो सकती है, और अगर ये स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग हो सकती है। इस तरीके से हम यहाँ पे नाम देंगे। क्लियर है? तो आपका आंसर आया है बी ऑप्शन, मतलब 10। आंसर चेक करें तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है, बी है ना, मतलब 10। तो ऑप्शन भी हमारा सही, 10 हमारा आंसर कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। तो आवर एंड मिनट हैंड का मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक घड़ी की, और घड़ी में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसमें निडल्स होती हैं दो, एक आवर निडल कहलाती है, एक मिनट निडल कहलाती है। ठीक है, आवर निडल हमेशा हाइट में बड़ी होती है, ठीक है, और जो आवर निडल है वो हमेशा हाइट में छोटी होती है। ये सब तो बेसिक नॉलेज है जो हमें पता है। तो मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock, 9 बजे अगर टाइम दिखा रहा है तो ये पॉइंट है 12, 12 के सामने होता है 6, यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है 3, और ये पॉइंट होता है हमारा 9। अब 9 कैसे बजेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे घड़ी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। 9 कैसे बजेंगे, मतलब जो आपकी मिनट हैंड है वो 9 पे होगा, ठीक है, और जो आवर हैंड है, जो बड़ी वाली हैंड है, वो 12 पे होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे 9 AM या 9 PM हो रहा होगा। कौन से दो एंगल इन दोनों निडल के बीच में आपको दिख रहे हैं, तो एक एंगल तो ये दिख रहा है जो कि 90 डिग्री का एंगल है, और एक एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है। इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जब दो आर्म के बीच का एंगल आप देखते हैं, ये 90 डिग्री अगर है तो टोटल एक सर्कल बनता है 360 डिग्री, मतलब एक एंगल के सेंटर, एक सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल को हम लोग कहते हैं 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एक रोटेशन 360 डिग्री के बराबर होता है। 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री बोलूंगा तो 90 डिग्री के पीछे भी एक एंगल बन रहा है दो आर्म से, इस पीछे वाले एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मतलब 360 डिग्री में से अगर मैं -90 कर दूं तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल यहां पे आपको दिखेंगे, एक दिखेगा 90 डिग्री का और एक आपको दिखेगा 270 डिग्री का। दैट मीन्स आंसर बी है। दो एंगल बनते हैं हमेशा, दो आर्म्स के बीच वाला एंगल और उसके पीछे वाला एंगल जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए अच्छे से सॉल्व। आंसर है इसका बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और इसका आंसर चेक करते हैं। यस, देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ अ बाइसाइकिल व्हील हैज 48 स्पोक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स। अब स्पोक्स क्या होते हैं सर, तो यहाँ पे साइकिल का अगर आप पहिया देखेंगे, मतलब व्हील ऑफ साइकिल आप देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो सेंटर में यहाँ पे स्पोक्स लगे होते हैं इस तरीके से पूरे सरकमफ्रेंस तक कुछ स्कोप्स सेंटर से जॉइंट रहते हैं, इनको स्पोक्स बोला जाता है। कुछ रॉड्स होती हैं जो कि बेसिकली सरकमफ्रेंस को गोलाकार रखने के लिए, सपोर्ट के लिए सेंटर से दी जाती है। तो ये स्पोक्स यहाँ पे सेंटर पे लगी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स अगर एक व्हील में 48 है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज, देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, मतलब अगर इस स्पोक के बाद वाला कोई स्पोक देखूं तो ये लगातार स्पोक, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है लगातार, एक के बाद दूसरा, काउंटिंग जैसे हम करते हैं ना 1 2 3 4, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स का मतलब इसके बाद ये वाला स्पोक या ये वाला स्पोक जो इसका साथी है, इसके बाद वाला, इन दोनों स्पोक्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर टोटल 48 स्पोक्स हैं तो सेंटर पे बनने वाला एंगल, सेंटर एंगल इन अ सर्कल
यहाँ पे 360 डिग्री बनता है। मतलब एक पूरा रोटेशन सेंटर पे अगर मैं रोटेट कर जाऊं, एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, दूसरे पॉइंट पे घूम के आऊं, तो टोटल 360 डिग्री बनता है। अब टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स क्योंकि 48 हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, हमें अगर एक एंगल निकालना है, टोटल एंगल हमें पता है, दो स्पोक्स के बीच वाला अगर मुझे एंगल निकालना है, तो इस केस में मैं कहता हूं कि 360 को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स से, 48 से, आपको एक एंगल पता चल जाएगा। देखिएगा, 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16 और 0, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18 एंड 0, 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, ठीक है, और 3 2 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15। तो यहाँ पे जो एंगल बन के आएगा वो आएगा 15/2 डिग्री। ऑप्शन में क्योंकि यहाँ पे 15/2 यहाँ कहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया है, तो 15/2 को, इस फ्रैक्शन को अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में 15 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 7 टाइम्स होता है 14, 15 में से 14 गए, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ पे हम कहेंगे 7 to 1 का कॉम्बिनेशन, वो हमें दिख रहा है बी ऑप्शन। तो एक एंगल जो इसके बीच में बन के आता है वो बन के आता है 7 1/2, ठीक है, तो 7 1/2, 2 into 7 is 14, 14 plus 1 is 15/2, तो 7 1/2 ये दो स्पोक्स के बीच में बनने वाला एंगल आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आया है। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिए। इन अ फिगर 2.6 एंगल XYZ कैन नॉट बी रिटर्न एज। अब देखो, एंगल XYZ आपको ये थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है कि XYZ एंगल का सिंबल है ये, ठीक है, ये एंगल का सिंबल है। इसको अगर हम ब्लू पेन से कर दें मार्क, तो ये आपका एंगल का फाइनली सिंबल है, ये सिंबल है। जब भी मैं XYZ बोलता हूं तो सेंटर में लिखा हुआ जो लेटर है, एंगल एक्चुअली उसी गैप में बनता है, मतलब ये लेटर जो Y है यहीं पे एंगल बनेगा। अब इसको बोलने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो इसको हम एंगल XYZ बोल दें या इसको हम एंगल Y बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल Y है अकेला ये। इसको चाहे हम एंगल XYP बोल दें तो एंगल XYP भी बोल सकते हैं, क्योंकि Y और Z के बीच में एक पॉइंट है P, ठीक है, तो इसको हम XYP भी बोल सकते हैं। इसको हम एंगल ZYX भी बोल सकते हैं, ZYX उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से भी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेंटर में लेटर आता है, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि सेंटर में आ रहा लेटर वो उस गैप को रिप्रेजेंट करता है जो दो आर्म्स के बीच में, ये दोनों आर्म्स हैं, कौन सी, XY और XZ आर्म है, ठीक है। इसको हम एंगल PYX भी बोल सकते हैं, तो PYX भी बोल सकते हैं, क्लियर है। PYX हमेशा सेंटर में Y रहेगा, ठीक है, ये, और अकेला एंगल Y भी बोल सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिए हैं, अगर इधर मैं चेक करता हूं तो आप देखेंगे एंगल Y यस बोल सकते हैं, एंगल ZXY, एंगल ZYX बोल सकते हैं। एंगल ZXY का मतलब है आप ये वाला एंगल बताना चाह रहे हैं, आप ये एंगल बताना चाह रहे हैं, एंगल ZXY, तो ये वाला गैप, क्योंकि सेंटर में X आ गया, सेंटर में X नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। इन फिगर 2.6 एंगल XYZ कैन नॉट बी रिटर्न एज एंगल ZXY। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। कैन नॉट ये गलत तरीका है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे यही इसका आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आंसर चेक कर लें तो बी ऑप्शन, यस ग्रीन टिक भी देखिए हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। इन फिगर 2.7 एक फिगर दिया है मेरे पीछे, इफ पॉइंट ए इज शिफ्टेड टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए को
मैं उठा के पॉइंट बी तक शिफ्ट कर दूं, ठीक है, along the ray px के ऊपर, such that pb is equals to 2pa, pb की जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ pa। अगर मैं इतने हिस्से का 2 टाइम्स कर दूं तो ये इसके बराबर आएगी, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल BPY एंगल का मेजरमेंट इस केस में क्या होगा? तो भाई एक बात समझना, ये दोनों आर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। यहां पर आपको x दिया है, आपको p दिया है, आपको y दिया है। अब आप आर्म्स के ऊपर अगर कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इससे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल फिक्स रहेगा। आप आर्म्स पे कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन में क्या दिया है? ग्रेटर देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, एंगल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंगल फिक्स रहेगा, एंगल वही रहेगा 45 डिग्री जो दिया है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये बी ऑप्शन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल में। आर्म के ऊपर आप पॉइंट फिक्स कर रहे हो ना, मूव कर रहे हो, तो आर्म को आप कुछ भी करो, आर्म को आप अपनी जगह से नहीं हिला सकते, आर्म के ऊपर आप कोई भी पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर वो आर्म हिल रही होती, ये आर्म हिल के इधर आ जाती, तो एंगल में डिफरेंस आता। क्लियर है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी ऑप्शन, ये इसका आंसर है बी। ग्रीन टिक देख लें कहाँ आ रहा है, तो देखिएगा, यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हो गया कंप्लीट तरीके से सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और 8th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एंगल्स इन द फिगर 2.8 इज। अब एक फिगर है 2.8, यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? तो एक नजर में अगर मैं देखूं तो 3 एंगल तो दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? तो यस, आप देखेंगे 40 + 20 60 डिग्री बनाएगा, तो एक एंगल तो ये भी मैं बोलूंगा ना, एक एंगल में इसको भी बोलूंगा, किसको? 30 + 20 को 50 डिग्री, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं, तो एक एंगल मैं इन दोनों के बीच में भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये एंगल हमारा बनेगा 40 + 20 मतलब 60। तो अच्छा, ये तो हमने ले लिया था, इस और इसके बीच का एंगल हमने ये लिया है, ठीक है, इसको नहीं। तो देखो 3 एंगल तो बेसिक मुझे दिख रहे थे, ठीक है। एक 40 डिग्री का एंगल अलग, 20 डिग्री का एंगल अलग और 30 डिग्री का एंगल अलग। फिर इसके बाद मैंने 40 और 20 का कॉम्बिनेशन किया, तो 40 + 20 मुझे दिख रहा था। फिर 40 + 20 + 30 भी मुझे दिख रहा है, तो 40 + 20 + 30 ये तीनों एंगल मिलके भी एक बड़ा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर 20 + 30 भी एक एंगल मुझे दिख रहा है, तो 20 + 30 50 डिग्री का एंगल भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये जो एरो मैंने बनाया, ठीक है। अब देखिएगा कितने एंगल बने यहाँ पे, 1 2 3 अलग, ठीक है, 4 5 6, टोटल 6 एंगल मुझे यहाँ दिख रहे हैं, डी ऑप्शन। तो 6 एंगल एट मैक्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर? आंसर चेक करें तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आया, 6 एंगल बनेंगे यहाँ पर। क्लियर है आपको कैसे 6 एंगल बने? पहले तो ये 3 अलग अलग, ठीक है, फिर रेड पेन से दिखा देता हूं, इन दोनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर पूरे का कॉम्बिनेशन, तो रेड लाइन देखिएगा। फिर उसके बाद मैं ग्रीन लाइन से एक दिखा देता हूं, तो ग्रीन लाइन से आपका क्या बन रहा है? ग्रीन लाइन से आपका बन रहा है 20 + 30 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिए फाइनली 8 क्वेश्चन सॉल्व। ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आ गया। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सर एक्यूट और ऑब्ट्यूज याद नहीं होता। थ्योरी अटेंड की होगी अगर, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज याद हो जाएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, ऑब्ट्यूज का पहला लेटर है ओ, एक्यूट का पहला लेटर है ए। ऑब्ट्यूज मतलब गोल लेटर, गोल लेटर मतलब
मोटू आदमी, ऐसे याद कर लो, मोटू, गोल मतलब मोटू, मोटू मतलब कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है हम उसको मोटा बोलेंगे, ठीक है। 90 डिग्री तक के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल, इसको राइट एंगल बोला जाता है बेसिकली। 90 से छोटे को एक्यूट बोला जाता है। ए ऊपर से पतला है ना, ऊपर से पतला है ना, मतलब 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा है अगर तो एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है, ये एंगल है अगर, तो इस पूरे एंगल को मैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलूंगा, मोटू एंगल बोलूंगा। क्लियर है। अब यहां पे आप देखना, तो यहां पे 30 प्लस 65 मिलके, ठीक है, 30 और 65 एंगल मिलके कितना फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 95, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। 20 प्लस 45 अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस 45 ये बना रहा है 65, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर 30, 65 और 45 ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ये जो एंगल है ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। तो ये कई बच्चे ऑब्ट्यूज इसको मान लेते हैं, ये ऑब्ट्यूज नहीं है, ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो हम इसको भी यहां पे हटा देते हैं। अब देखो, इस साइड से देखने पे दो एंगल दिख रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है। इस साइड से देखने पे देखो, इस साइड से देखने पे 20, 45 और 65 ये एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। फिर 45 प्लस 65 अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स के बीच वाला एंगल भी एक ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा। मैं कहूंगा यहां पे 4 एंगल है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी ऑप्शन, 4 एंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल यहां बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखो ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने टोटल 9 क्वेश्चन यहां पे कर लिए फाइनली सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो देखो अलग अलग देखो, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स मुझे दिख गए, खत्म बात, ठीक है। इसके बाद और कहाँ पे ट्राइंगल, तो एक बड़ा ट्राइंगल दिखा, ठीक है, तो मतलब ये +1 कर देता हूं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख गया, ठीक है। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये भी एक ट्राइंगल है और इसका अपोजिट भी एक ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल ये दिख गए मुझे, ठीक है, सेम साइड के साथ। और कहाँ ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, एकदम ये भी एक ट्राइंगल है, +1, ये भी एक मैंने +1 कर दिया। और एक ट्राइंगल इसी साइड के साथ यहाँ नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और +1 हो गया हमारा, तो यहाँ पे ये 2 ट्राइंगल भी हमें समझ आ गए। और कहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो ये कितना हुआ, 7 8 9 10 11, 11 नहीं है यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे और कहाँ कहाँ बन रहा है वो हमें देखना है। और कहाँ बन रहा है भाई ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक पूरा बन गया, इस साइड पे बन गया, इस साइड पे बन गया, ये ऊपर नीचे बन गया, और ट्राइंगल यहाँ पर एक ये वाला भी तो बन रहा है पूरा बड़ा राइट ट्राइंगल, इसको तो हमने कंसीडर ही नहीं किया था। तो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो मैं कहूंगा ये 2 ट्राइंगल भी बन रहे हैं, +2 ये भी हो गया। तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे कितने बन गए, 7 8 9 10 11 12 13 और 13 हमारे ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे यहाँ पर टोटल 13 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। वो 13 ट्राइंगल्स सी ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने 12 पे टिक लगाया है, कौन सा ट्राइंगल हमने वापस रिपीट कर लिया उसको देख लेते हैं एक बार। देखो 1 2 3 4 5 और 6 ट्राइंगल तो ये हो गए, ठीक है। और कोई ट्राइंगल है क्या यहाँ पर, ठीक है, और एक बार कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाली सेम साइड देखूं तो ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो 2 तो ये बन गए, ठीक है, +2 हमने ये किया था। और क्या बना था, तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल हमने नहीं देखा था जो हमने अभी लास्ट में देखा, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो +2 ये हो गया। तो 6 7 8 9 10, तो 10 तो ये हो गए। और कहीं पे हमने कहाँ देखा था एक, तो एक हमने ये वाला देखे थे 2 इस बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये अगर मैं बेस मानता हूँ, मतलब एक कॉमन साइड मानता हूँ, तो ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये +2 हो गया, तो यहाँ पे 6 और 6, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 ही है,
12 आएगा, 13 नहीं आएगा, वो एक पता नहीं कहाँ से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 ही आंसर है, 12 आंसर आएगा हमारा, 12 आंसर आए। क्लियर है? तो 12 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 12 ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपने यहाँ पे कर लिया सॉल्व, बोर्ड करके क्लियर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पढ़ते हैं क्या बोला है हमें। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई दो एंगल्स हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू एंगल्स। ठीक है, अब दो एंगल हैं और दो एंगल्स का सम जो है, मैं बोलता हूं मान लो ये एंगल है तुम्हारा 160 डिग्री का, ठीक है। और क्या बोला, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और एक एंगल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको, तो ये एंगल अगर मैं बोल देता हूँ कि ये है 60 डिग्री का, मान लो 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री से बड़ा। मतलब इसको एक काम करो, आप 40 डिग्री पकड़ लो, चलो, तो ये तुम्हारा हो गया 200 डिग्री, मान लो 200 डिग्री। अब देखो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है। वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक हमेशा ऑब्ट्यूज आएगा, एंड वन एक्यूट एंगल, ठीक है। वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, दो एंगल्स का सम मिलके 180 डिग्री से बड़ा है, तो वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स तो मिलके तुम्हारा 180 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे बोला है दो एंगल्स का सम जो है वो बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो दो राइट एंगल, ये ऑप्शन तो नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है। दो ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 डिग्री से बड़े तो हम किसी को भी ले सकते हैं, 90 से बड़े हम ले सकते हैं 180 से कम। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि 180 से कम मतलब 179, ठीक है, अगर आप ले लेते हैं तो 360 में से अगर आप 179 माइनस कर दें तो 10 में से 9 गया 1, और 5 में से 7 गए, मतलब 15 में से 7 गए, तो ये बचेगा 8, और ये हो गया आपका 2, 181। तो एक एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो एक एंगल 179 डिग्री अगर आप मैक्सिमम ले लें तो दूसरा एंगल आपका 181 डिग्री होगा, दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकता है, ठीक है। वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, तो इस केस में देखो अगर मैंने एंगल जो था 179 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हल्का सा उससे उठा हुआ है, तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल मैंने कैलकुलेट किया था 181, तो ये हो सकता है इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या हो सकता है, वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, तो जरूरी नहीं है कि एक ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, तो एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट। अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज अगर होगा तो एक एक्यूट एंगल होगा। देखो आपका आंसर या तो ए है या बी है, देख लेते हैं ए है या बी है। यहाँ पे टू राइट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू एंगल्स। अच्छा, नॉट पॉसिबल बोला था, तो यस, अगर आपको याद हो तो मैं जब इस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था तो मैंने तब बोला था कि 90 + 90 ये करेक्ट 180 बनाता है, ये 180 से बड़ा कैसे बना देगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सब पॉसिबल ऑप्शंस आ रहे थे हमारे सामने, तो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी ऑप्शन है, एकदम सही, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, कोई दो एंगल्स का सम करने पे वो बराबर आ रहा है एक ऑब्ट्यूज एंगल के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। कोई दो एंगल का सम करने पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो चलो ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, और आप कोई दो एंगल्स का सम, अब ऑब्ट्यूज मतलब 180 डिग्री से, और सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, एक एंगल ये मान लेते हैं और एक एंगल हम ये वाला मान लेते हैं। तो इन दो एंगल्स का जब मैं सम कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। टू राइट एंगल्स, पहले तो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। दो राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कर देगा। तो टू राइट एंगल्स, ये क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल। अच्छा, अगर कोई दो एंगल का सम इक्वल है, इज इक्वल टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर है, तो ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा,
ठीक है, टू एक्यूट एंगल्स, दो एक्यूट एंगल्स मिलके एक ऑब्ट्यूज बना सकते हैं, ये तो सही है। वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल और एक छोटा सा एंगल एक्यूट एंगल, ये भी एक ऑब्ट्यूज बना सकते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्ट्यूज बनाएंगे। तो दो राइट एंगल्स मिलके स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे बोला है दो सम मिलके, दो एंगल्स का सम मिलके एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। ये तो ऑब्ट्यूज नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है, तो मैं कहूँगा डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। नॉट पॉसिबल वो है टू राइट एंगल्स, तो इसका आंसर है डी। चेक कर लेते हैं, यस देखिए हमारा ग्रीन टिक भी डी ऑप्शन की तरफ आया। आपको क्वेश्चंस के वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि आंसर वहीं छिपा रहता है, और एक एक ऑप्शन को लगा के देख रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पॉलीगन हैज प्राइम नंबर ऑफ साइड्स। कोई पॉलीगन है, पॉली का मतलब मैनी, गन का मतलब क्लोज्ड फिगर, जब नंबर ऑफ साइड्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं। देखो ये क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। अब पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है या खुद से डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा, इसलिए हम ले रहे हैं 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 होता है प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है कोई पॉलीगन है, ठीक है, प्राइम नंबर ऑफ साइड्स हैं उसकी, इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टू लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज। अच्छा क्या बोला है, पहले तो हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। देखो प्राइम नंबर्स ये सारे हैं, ठीक है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, 14, 15, 16, 17 एक प्राइम नंबर है, 18, 19, 19 एक प्राइम नंबर है। तो वो कह रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि कोई पॉलीगन है जिसके जो साइड्स हैं वो एक प्राइम नंबर है, मान लो 3 साइड का, ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। या एक काम करो, ट्राइंगल ना लेते हुए हम यहाँ पे पेंटागन ले लेते हैं, 5 साइड वाला, ठीक है। तो ये 3, 4 और 5, ठीक है। तो अ पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, इट्स नंबर ऑफ साइड्स, अब कितनी साइड्स है, 5 लिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स। टू लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स मतलब लगातार दो छोटे प्राइम, मतलब वो होगा आपका एक, 2 और 3, ठीक है। तो ये पेंटागन की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहा है ये पेंटागन जो नंबर ऑफ साइड्स हैं 5, ये कैसे बने हैं, जो दो सबसे छोटे लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स हैं, तो 2 और 3 के सम से ये 5 बना, ठीक है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज, इस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था n+3/2, उठाओ 5 इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 5+3 मतलब 8, ठीक है, अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5 मल्टीप्लाइड विथ 8/2, और 2 से ये 8 कटा 4 टाइम्स, 5 × 4 इज 20, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने कुछ गलती की है क्या, तो यहाँ पे 5+3 6, 7, 8 आता है, 5+3 इज 8, 2 से अगर मैं काटूंगा तो n+3/2, ये फॉर्मूला तो सही है। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स है 5, तो अब पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टू लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, दो सबसे छोटे, दो छोटे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, तो दो छोटे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स 2 और 3 होगा, इससे मिलके 5 बना है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज, कितने डायगोनल्स होंगे इस पॉलीगन के अंदर, तो कितने डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स देने के लिए हम n+3/2 करते हैं, ये भी सही है। 2 मिनट, n+3 करेंगे, n-3 करेंगे, 2 मिनट, n-3 करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 5 आएगा, बी ऑप्शन है। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हमने लिखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा n-3/2 आता है, 2 से 2 कट गया, 5 आपका आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, देख लेते हैं, यस यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिगर, जो फिगर बना है AB इज इक्वल्स टू BC,
ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये डी सी के भी इक्वल है, तो डी सी के भी इक्वल है मतलब ये भी इक्वल है, मतलब ए डी, बी डी और डी सी ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब आगे क्या पूछा था, नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एक तो मेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, और फिर एक ट्राइंगल है ट्राइंगल डी सी बी। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, ये रहे सी ऑप्शन, 3 ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होना चाहिए। बोर्ड करके क्लियर हम चेक कर लेते हैं। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये बोल रहा है इन फिगर 2.12, ये जो फिगर है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, ये ऊपर वाला एंगल हमें 90 डिग्री बोला है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी क्या है, वो बी सी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है। द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स इन द फिगर इज, तो एक राइट ट्राइंगल तो ये बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 3 राइट ट्राइंगल्स यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। अगेन इसका आंसर 3 है। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है, इस वीडियो का भी लास्ट सवाल, वो आप देखिएगा। इन फिगर 2.13, इस फिगर में पी क्यू परपेंडिकुलर है आर क्यू का, तो पी क्यू आर क्यू परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, आर क्यू जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। देन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर को आप क्या बोलोगे, तो आप इसको राइट ट्राइंगल बोलोगे। देख लेते हैं, राइट ट्राइंगल बट नॉट आइसोसेलेस ट्राइंगल, नहीं ये गलत है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, राइट ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। एंड आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, एकदम सही, इसको आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बोलेंगे। आइसोसेलेस बट नॉट अ राइट ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस है, राइट नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। नीदर आइसोसेलेस नॉर राइट ट्राइंगल, तो हम इसको नाम देंगे बी ऑप्शन। एंड आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल क्योंकि इक्वल भी है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक एमसीक्यूज देख लिए। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे आ रहा है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे पहले पार्ट में आप लोगों ने 16 एमसीक्यूज खत्म किए। सर ये सारी वीडियोस कहाँ पे इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर ये सवाल है तो आप जाइए गूगल राजा के पास, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। टाइप करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो दिख रहा है मेरे पीछे। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ा रही हैं। आपको वॉच करना है मैथ्स का वीडियो, मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप स्क्रॉल करिए टीचर्स की फोटोज को, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 जगह मेरी फोटो मिलेगी। एक आपको मैं यहाँ पढ़ाता मिलूंगा 10th क्लास, देन 7th क्लास, देन 6th क्लास। तो 6th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय अभिषेक कुमार सर। तो आप मेरा नाम और मेरी फोटो यहाँ देख सकते हैं। वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के सामने, वो भी प्रॉपर अरेंज मैनर में, प्रॉपर टॉपिक वाइज, प्रॉपर वीडियो सारी अरेंज्ड मैनर में है, वो भी 100% फ्री कोर्स। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, जो सा टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस को वॉच करना, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ना, और वो भी सब कुछ 100% फ्री, किसी तरह की कोई फीस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं। क्लियर है? पूरी इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। 100% फ्री एजुकेशन के बारे में उनको भी नॉलेज दीजिए। तो लिंक होगी आपकी यहाँ से शेयर, और इसी के साथ वीडियो को अभी लाइक क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होती हैं यहाँ पे मोटिवेट। तो आपका जो मोटिवेशन देना है टीचर्स को वो आप सिर्फ लाइक से दे सकते हैं। तो लाइक क्लिक जो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मतलब बेल आइकन जो दबाइएगा, क्योंकि 6th क्लास की जैसे जैसे वीडियोस आपके पास आती जा रही हैं वो वीडियो पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है ज़रूरी। चलिए मिलते हैं एक नए पार्ट में, मतलब इसके 2nd पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।